जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिससे हम क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी बहुत अच्छे से कंटिन्यू चल रही है। और इसमें फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से अभी तक जितनी भी पढ़ाई हमने की है उन सारी की सारी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप वहाँ प्ले लिस्ट पर जा करके वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारी होम साइंस की क्लास जो चल रही है वो हो नहीं पाई है। इसका एक रीज़न है कि हम जो है कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टेशन थे और वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता था, जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ट्राई तो किया कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी सर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। और आपकी क्लासेस जैसे पहले डेली बेसिस पे होती थी, मॉर्निंग ट्यूनिंग एज इट इज़, वैसे ही क्लासेस आपकी होंगी। तो प्लीज़ टेंशन की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारी क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स? आज की क्लास में हम करेंगे हमारा हाथी पाँव। ये हम देखेंगे हाथी पाँव आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट को एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मलेरिया के बारे में। मलेरिया के कारण एवं संक्रमण देखे थे, मलेरिया के प्रमुख लक्षण देखे थे, रोग के उपचार एवं बचाव देखे थे, और जिसमें हमने फ्रेंड्स देखा था हेपेटाइटिस भी हमने पढ़ा हुआ था। साथ ही साथ हेपेटाइटिस देखा था, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, इन सभी के बारे में हमने देखा था। फिर संचरण की विधियाँ देखी थी कि संचरण क्या होता है। साथ ही साथ हमने उसके लक्षण देखे थे। हेपेटाइटिस के परीक्षण के बारे में हमने जाना था, रोकथाम एवं उपचार देखे थे। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार देखा था, उसका लक्षण क्या होता है, डेंगू के परीक्षण कहाँ पे कैसे किस तरीके से हुए उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमने जो रोग देखा था चिकनगुनिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्या, क्लास 10th में विभिन्न संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मलेरिया देखा, चिकनगुनिया देखा, इसके संक्रमण देखे, इसके लक्षण, रोकथाम एवं उपचार। फिर हमने देखा था रेबीज या हाइड्रोफोबिया क्या होता है, इसका संक्रमण देखा था, लक्षण देखा था, रोकथाम एवं उपचार के बारे में हमने देखा था। तो इन सभी बीमारियों के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से देखा था। आई होप आपने हमारी उन सारी वीडियोस को देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं किसके बारे में, हाथी पाँव के बारे में। यह रोग फाइलेरिया क्रिम ब्रिचेरिया बैनक्रोफटाई, ध्यान दीजिएगा, ब्रिचेरिया बैनक्रोफटाई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। संक्रमण, मानव में इस रोग का संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ध्यान दीजिएगा, हाथी पाँव जो होता है इसका संक्रमण क्या होता है, मानव में क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह तीसरे चरण के लार्वा द्वारा होता है, जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा के भीतर लसिका वाहिनियों की ओर पहुंचकर ये प्रण में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका लक्षण देख लेते हैं। रोग का प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। जीवित कृमि रोगी में झुंझलाहट पैदा करता है और अधिक संख्या में एकत्र होकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है। अतः लसिका वाहिनियों की अंतःकला कोशिकाएं लसिका वाहिनियों की दीवारों को स्थूलित कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर ज्वर बना रहता है। लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास के ऊतक तथा संबंधित अंग जैसे यकृत, प्लीहा तथा अंडकोश, स्प्लीन एंड स्क्रोटम, टांगे, पेट एवं जांघ के मध्य भाग रोग, ग्रोइन जिसको बोलते हैं, जांघ के मध्य भाग
रोग जो होता है उसमें ग्रोइन में सूजन आने के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। विशेषकर पैर सूजन के फलस्वरूप हाथी के पैर के समान दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। अब इसका रोकथाम एवं उपचार देख लेते हैं। जो औषधि फील पांव या फाइलेरियसिस के रोग में देते हैं, उस औषधि को रोग के प्रभाव के अनुरूप 3 प्रकार में बांट सकते हैं। ए में प्रौढ़ कृमियों के लिए एक आर्सेनिक औषधि एवं MSI-ZI। बी माइक्रोफाइलेरी के लिए डाइथिल कार्बामेजिन, हेट्राजन, नोटेजिन, बेनोसाइट आदि। सी में संक्रामक लार्वा एवं वयस्क कृमि के लिए पैरामेलामिनिल, फिलाइस्टोवीना। रोग से बचाव हेतु निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 है मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। नंबर 2 मच्छरों की रोकथाम के उपाय करने चाहिए। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, हाथी पांव और उसके संक्रमण, लक्षण और रोकथाम एवं उपचार के बारे में। अब दूसरा जो हमारा संक्रामक रोग है क्या, पीत ज्वर, उसके बारे में देख लेते हैं। यह एक गंभीर विषाणु रोग है जो पीत ज्वर विषाणु के मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। तो जो पीत ज्वर नामक रोग है वो किसके काटने से फैलता है, तो मादा विषाणु एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। यह विषाणु लसिका गांठों में प्रतिक्रियन करता है तथा द्रुमिका कोशिकाओं डेंड्रिटिक सेल्स को संक्रमित करता है। वहां से यह यकृत में जाकर यकृत कोशिकाओं हाइड्रोटोक्टियस को संक्रमित करता है। इस रोग के लक्षण बुखार, ठंड, भूख में कमी व बेचैनी है। इसमें मुख्यतः कमर दर्द व सिर दर्द होता है जो 3 दिन में सुधर जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में यह दोबारा हो जाता है जिससे दर में दर्द या यकृत को नुकसान होता है। इन सब लक्षण में रुधिर स्राव व वृक्क के रोगों की आशंका बढ़ जाती है। मस्तिष्क ज्वर देख लेते हैं। या मेनिंजाइटिस या जीवाणुविक रूप है जो निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से होता है। यह मस्तिष्क झिल्ली को संक्रमित करता है। इसके लक्षण गर्दन में कड़ापन, तीव्र ज्वर, उलझन, सिर दर्द व उल्टी आना है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी व जुकाम से होता है। उचित प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिया पीत ज्वर और मस्तिष्क ज्वर के बारे में। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है कान के आगे पीछे और जबड़ों के कानों में सूजन उत्पन्न होना किस रोग का लक्षण है। नंबर 2 टिटनेस के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 3 है मलेरिया का ज्वर कितने दिन में कितनी बार आता है। मलेरिया का ज्वर जो होता है वो दिन में कितनी, यानी कि एक दिन में कितनी बार आता है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से ये दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा भोजन की विषाक्तता। हम पढ़ते हैं यह क्या होता है। यदि किन्हीं कारणों से भोजन में ऐसे पदार्थ उपस्थित हो जाएं जो भोजन को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालें तो ऐसे भोजन को विषाक्त भोजन यानी कि दूषित भोजन कहा जाता है। भोजन की विषाक्तता भोज्य पदार्थों के आकर्षण को प्रभावित नहीं करती। कभी कभी पूर्ण रूप से स्वच्छ पौष्टिक प्रतीत होने वाला भोजन भी विषाक्त हो सकता है। विषाक्तता के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 है विषाक्तता के प्रभाव से व्यक्ति का जी मिचलाने लगता है तथा उल्टी व दस्त भी आने लगते हैं। नंबर 2 व्यक्ति को पेट दर्द तथा ऐंठन भी होने लगती है। नंबर 3 व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है तथा उसकी मांसपेशियों में भी ऐंठन हो जाती है। नंबर 4 रोगी को कमजोरी के कारण ज्वर भी आ जाता है। नंबर 5 शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा नाड़ी भी तेज गति से चलती है। तो ये तो हमने देख लिए भोजन की विषाक्तता के प्रमुख लक्षण क्या है। अब देख लेते हैं विषाक्तता के उपचार एवं बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं। विषाक्तता में पीड़ित का लक्षण हैजे के समान होता है, इसलिए उसका उपचार हैजे की पीड़ित के अनुसार ही किया जाता है। अतः भोजन की विषाक्तता के प्रभाव से बचाव और उपचार के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 है विषाक्तता के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। नंबर 2 भोजन को सही रूप में पकाकर ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3 है भोजन करने से पूर्व हाथों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए तथा जहां तक संभव हो भोजन ताज़ा ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही भोजन किए जाने वाले बर्तनों की स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए। अब देख लेते हैं नंबर 4 में
पका हुआ भोजन अगर संरक्षित करना है तो उसके लिए फ्रिज का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, ठंडे भोजन को ग्रहण करने से पूर्व उचित ताप पर गर्म कर लेना चाहिए। नंबर 6, दुर्गंध युक्त भोजन अथवा खराब भोजन को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 7, जब उन बंद डिब्बों जिनमें भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है को भाप के दबाव युक्त ताप से नहीं संक्रमित कर लेना चाहिए। नंबर 8 है, पके भोजन को ढककर रखना चाहिए जिससे मक्खियां व अन्य कीट उसे दूषित ना कर सकें। अब देख लेते हैं निसंक्रमण और निसंक्रामक पदार्थ। संक्रामक रोग के जीवाणुओं को समाप्त करने तथा बढ़ने से रोकने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे ही निसंक्रमण कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए गए पदार्थों को निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। निसंक्रमण की निम्नलिखित 3 विधियां होती है। नंबर 1, प्राकृतिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण के निम्नलिखित उपाय। नंबर 1, शुद्ध वायु। व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर शुद्ध वायु ग्रहण करनी चाहिए। प्रातःकाल भोजन ग्रहण किए बिना टहलना चाहिए तथा लंबी सांस लेनी व छोड़नी चाहिए। शुद्ध वायु के सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं, साथ ही ऑक्सीजन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। नंबर 2, सूर्य का प्रकाश। सुबह के सूर्य की किरणें में अल्ट्रा वायलेट किरणें अधिक होती हैं। इसके प्रभाव से शरीर के हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, व्यायाम द्वारा। प्रातःकालीन व्यायाम करने से शरीर के विभिन्न बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। व्यायाम में प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम क्रिया लाभप्रद होती है। तो हमने देखा प्राकृतिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण द्वारा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, शुद्ध वायु द्वारा। नंबर 2, शुद्ध सूर्य का प्रकाश। नंबर 3, व्यायाम द्वारा। इस तरह से आप प्राकृतिक निसंक्रमण कर सकते हैं। नंबर 2 है भौतिक निसंक्रमण। हम देख लेते हैं भौतिक निसंक्रमण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, उबालना। रोगी द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तुओं को जल में उबालकर निसंक्रमण किया जाता है। इस जल को 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक गर्म करके रोगी के कपड़े, बिस्तर, तौलिया आदि को 20 मिनट तक उबालना चाहिए, जिसमें रोगी के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो रोग होते हैं, रोगों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उबालते समय जल में 2% सोडियम कार्बोनेट भी मिलाया जा सकता है, जिससे कीटाणुनाशक शक्ति और बढ़ जाती है। नंबर 2, जलाना। संक्रामक रोगों के रोगी के जीवाणुओं को संक्रमित पदार्थों को जला देना चाहिए, जिससे कीटाणु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 है वाष्प। गर्म पानी भी निसंक्रमण है। भाप अच्छी तरह से वस्त्रों में प्रविष्ट हो जाती है, जिससे कुछ ही मिनट में जीवाणु मर जाते हैं। भाप का दबाव बढ़ाने पर भारी वस्त्रों को भी निसंक्रमित किया जा सकता है। बड़े बड़े अस्पतालों में इसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। किसी विधि का? वाष्प विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है रासायनिक निसंक्रमण। हमने 3 तरह के निसंक्रमण पढ़े ना, जिसमें एक हमने पढ़ा क्या? प्राकृतिक निसंक्रमण, जिसमें हमने देखा शुद्ध वायु द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा निसंक्रमण कर सकते हैं, व्यायाम द्वारा। दूसरा हमने पढ़ा भौतिक निसंक्रमण, जिसमें मैंने उबालना देखा, जलाना और वाष्प देखा। जो हमारा तीसरा है रासायनिक निसंक्रमण, इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1, तरल रासायनिक निसंक्रमण। तरल रासायनिक तत्वों को जिनका प्रयोग पानी में घोल बनाकर किया जाता है, तरल रासायनिक निसंक्रमण कहा जाता है। घोल का प्रयोग उस स्थान की साफ सफाई के लिए किया जाता है जिसे जीवाणुओं से मुक्त करना होता है। तरल रासायनिक निसंक्रमण तत्वों के अंतर्गत निम्न पदार्थ आते हैं। नंबर 1, फिनाइल। फिनाइल के घोल का प्रयोग कमरे की धुलाई, घरेलू नालियों तथा शौचालय आदि की नियमित सफाई में किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, कार्बोलिक एसिड। इस एसिड का प्रयोग हैजा, पेचिश, अतिसार तथा मोतीझरा से पीड़ित रोगियों के वस्त्रों की सफाई के लिए किया जाता है। यह तीव्र निसंक्रामक रासायनिक तत्व है अतः इस घोल में हाथ नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, फॉर्मेलिन। यह तीव्र गंध वाला रासायनिक निसंक्रामक तत्व है जो पानी में घोल बनाकर मल के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह रासायनिक तत्व आंखों में जलन का कारण बन जाता है। कौन सा रासायनिक तत्व? फॉर्मेलिन। नंबर 3 है ठोस रासायनिक निसंक्रामक। रोगाणुओं को नष्ट करने में कुछ ठोस रासायनिक निसंक्रामक तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, चूना। इसका छिड़काव रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, अतः नालियों तथा सड़कों के किनारे चूने का छिड़काव होने से गंदगी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये तो हमने ए देखा है, चूना। बी देख लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यह लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। हमने पढ़ा ना, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको लाल दवा भी कहा जाता है। वर्षा के समय कुओं एवं नलकूपों में इस दवा को डाला जाता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। लाल दवा के घोल में बर्तनों तथा सब्जियों को भी धोया जा सकता है। इनके अतिरिक्त डीडीटी, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे अनेक रासायनिक पदार्थ निसंक्रामक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3, गैसीय रासायनिक निसंक्रामक।
ठोस व तरल रासायनिक निसंक्रामक पदार्थों की भांति ही कुछ गैसों जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक हैं। इन गैसों का प्रयोग कमरे तथा छतों की कीटाणु मुक्त करने के लिए होता है, जिन्हें हवा पंप के द्वारा फैलाया जाता है। इन गैसों में मुख्य है सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन आदि। गंधक भी कीटाणुनाशक होती है, जिसे जलाकर कमरे में रखने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमने कुछ निसंक्रमक देखे, जिसमें हमने 3 प्रकार के निसंक्रमक देखे। कौन से? एक हमने देखा प्राकृतिक निसंक्रमण, दूसरा हमने देखा भौतिक निसंक्रमण, तीसरा हमने देखा रासायनिक निसंक्रमण। और प्राकृतिक निसंक्रमण में हमने क्या देखा? शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश और व्यायाम द्वारा निसंक्रमण किस तरीके से प्राकृतिक किया जा सकता है उसके बारे में। भौतिक निसंक्रमण में हमने देखा उबाल कर किस तरीके से निसंक्रमण किया जाता है, जलाना, वाष्प, ये हमने देखा। रासायनिक में हमने देखा तरल रासायनिक निसंक्रामक, जिसमें हमने देखा फिनाइल कार्बोलिक एसिड, फॉर्मेलिन। नंबर 2 में ठोस व रासायनिक निसंक्रमण देखा, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट देखा, चूना देखा, गैसीय रासायनिक निसंक्रामक देखा। तो ये सारे ही निसंक्रामक हमने पढ़े। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है भोजन की विषाक्तता किसे प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन 2 है सैल्मोनेला जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन 3 कहता है सुबह के सूर्य की किरणों में क्या होता है। हमने पढ़ा ना अल्ट्रावायलेट, सुबह की किरणों में क्या पाया जाता है, आप बता सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स मैं यहीं तक रखूँगी, और क्योंकि आज ये काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास हुई है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसके लिए मैं जो है अब आपसे क्या ही बोलूँ। मैंने प्रयास तो किया कि मैं क्लासेस डेली आपको नहीं दो तो एक प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रह सके। बट फ्रेंड्स वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ होता है ना, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता। बट कुछ नहीं, ज़्यादा हमारा लॉस नहीं हुआ है। 10-15 दिन की क्लासेस हमारी मिस हुई है, बट उसको हम कवर अप कर लेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्लासेस अब मिस ना हो सके। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं, जितने भी हमने टॉपिक कवर अप किए, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और मिलते हैं हमारी कल की मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए इसी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।